नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विद्यादायिनी में। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉक टेस्ट के बारे में। इसको लेकर आप स्टूडेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। मॉक टेस्ट कहाँ से लें, मॉक टेस्ट कितने लगाएं और मॉक टेस्ट लगाने का सही तरीका क्या है, किस तरीके से उसको अटेम्प्ट करना चाहिए। तो पहले मैं बात कर लेती हूँ कि मॉक टेस्ट आप कहाँ से लें। तो इस समय जो है toppersexam.com और टेस्टबुक.com इन दोनों पर फुल लेंथ यूपीएसआई के लिए मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। और यहाँ पर मेरे ख्याल से फ्री मॉक टेस्ट भी एक आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिलता है। आप उसको लगा के देख लीजिए, आपको अगर सही लगता है, अप टू द लेवल लगता है तो आप उसको खरीदिए। और अगर मैं अपनी बताऊँ तो मैंने इसका फ्री उस समय पे मैंने फ्री मॉक टेस्ट ये टेस्ट बुक वाली साइट से लगा के देखा था, जो कि यूपीएसआई का फुल लेंथ मॉक था। तो मुझे समझ में नहीं आया, मुझे काफ़ी जो है इजी लेवल का इनका जो मॉक टेस्ट था वो लगा। तो मैंने बेसिकली adda247 bankersadda.com जो IBPS PO के जो मॉक टेस्ट थे वो लगाए थे, मैथ और रीजनिंग के। तो उसमें क्या था, काफ़ी अच्छे लेवल का कंटेंट रहता है और काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मिलते हैं। अगर आप लोग यूपीएसआई का फुल मॉक लेना चाहते हैं तो फुल लीजिए, और उसमें यूपीएसआई का adda247 पे अब तो फुल मॉक भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन वो आपको अवेलेबल होगा यूपीएसआई की नोटिफिकेशन आने के बाद। लेकिन मैंने जो बेसिकली लगाया था वो IBPS PO वाले मॉक टेस्ट लगाए थे, ना कि यूपीएसआई वाले। और हिंदी और जीएस के लिए मैं बुक से ऑब्जेक्टिव लगाया करती थी, और मैथ और रीजनिंग के लिए मैं सिस्टम पर मॉक टेस्ट लगाया करती थी IBPS PO के। अब आप लोगों को मॉक टेस्ट लगाना कितना है, मैं जो लगाया करती थी वो एक दिन छोड़ के लगाया करती थी। कोशिश करती थी कि हफ्ते में 3 मॉक टेस्ट ज़रूर से ज़रूर लगा लूँ। सिर्फ मॉक टेस्ट लगाना काफ़ी नहीं होता है, आपको और भी सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं मॉक टेस्ट लगाने के बाद में। आप अगर हफ्ते में 3 मॉक टेस्ट लगा लेते हैं तो काफ़ी है, और अगर आप इससे ज़्यादा भी लगाना, डेली लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। मॉक टेस्ट लगाने का सही तरीका क्या होता है? मॉक टेस्ट लगाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप जो है सबसे पहले तो टाइम डिवाइड करिए। देखिए, जो बैंक वाला मॉक टेस्ट आता है उसमें सिंगल मैथ का और रीजनिंग का अलग अलग आएगा, तो वो 20-20 मिनट का स्लॉट होता है। लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी, अगर आप लोग जो है फुल लेंथ का, मैं कहीं साइट पे जो फ्री मिल जाते थे वो मैं फुल लेंथ मॉक लगा लिया करती थी। तो पहले आप टाइम डिवाइड कीजिए, टाइम स्लॉट आप अपना सेट कीजिए। उसमें 4 सेक्शन है, तो चारों सेक्शन में आपको कितना कितना टाइम देना है। मेरा जो चारों सेक्शंस में मैं टाइम देती थी वो था मेरा जैसे 120 मिनट मिलना है, तो मैं पहले ही जो है 40-40 मिनट मैथ और रीजनिंग के लिए रखती थी। और हिंदी और जीएस के लिए मैं उसमें जो है 20-20 मिनट डिवाइड कर देती थी कि 40 मिनट में मुझे जीएस और हिंदी इन दोनों को निकाल जाना है, और फिर मुझे जो टाइम मेरा बचेगा वो मैं दूंगी मैथ्स और रीजनिंग को, क्योंकि ये दोनों जो सब्जेक्ट हैं वो थोड़े से टाइम टेकिंग होते हैं। और बाकी अगर आप चाहें, जिसकी हिंदी बहुत ज़्यादा अच्छी है वो अपना हिंदी में से 5 मिनट कट करके जीएस में ऐड कर सकता है, या फिर मैथ या रीजनिंग में से कहीं से 5 मिनट कट करके आप अपना जीएस में जोड़ सकते हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि जीएस में आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आप इस तरीके से पहले अपना टाइम स्लॉट जो है डिसाइड कर लीजिए। और मेरे ख्याल से जो बेस्ट टाइम स्लॉट हो सकता है वो हो सकता है 20, 25, 40, 35, जो मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। 20, 25, 40, 35 का आप टाइम स्लॉट, मतलब 20 आप मिनट रखिए हिंदी के लिए, 25 मिनट आप रखिए जीएस के लिए, और आप रीजनिंग के लिए रखिए 35 मिनट, और आप मैथ्स के लिए रखिए 40 मिनट। ये मेरे तरफ से एक जो है आप लोगों के लिए सजेशन है। ये जो है एक आइडियल टाइम स्लॉट चारों सेक्शंस के लिए हो सकता है। बाकी इसमें आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट कर सकते हैं, आप किस सब्जेक्ट में ज़्यादा टाइम आपको चाहिए और किस में आप कम समय में चीज़ों को कवर कर सकते हैं। अब टाइम स्लॉट आपने डिवाइड कर लिया है, उसके बाद में जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो जो भी चैप्टर्स आपने पढ़े हैं, जो चैप्टर्स आप कवर कर चुके हो, आपको उन्हीं चैप्टर्स के क्वेश्चंस पर अब आप जब मॉक टेस्ट लगाएंगे तो उसमें सारे चैप्टर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे।
लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है कि जो चैप्टर आपने नहीं भी किया है उसका क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट करने में लगे हुए हो, आपसे वो नहीं निकल रहा है और सारा टाइम जो है आपने उसी में खर्च कर दिया। अगर आपने कोई क्वेश्चन ऐसा आया है जिसका चैप्टर आपने अभी कंप्लीट नहीं किया है, स्टार्ट नहीं किया है, तो आप उसको स्किप कीजिए। इनको देख के आपको इतना एनालाइज करना आना चाहिए कि आप किस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे और कौन से क्वेश्चंस में आप अटक सकते हैं, या अभी आपने ये वाले क्वेश्चंस नहीं किए हैं तो मुझे ये क्वेश्चंस जो है स्किप कर देने चाहिए। तो जो क्वेश्चंस आपने नहीं किए हैं उनको आप स्किप करें, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें जो चैप्टर्स आप कर चुके हैं, जो चैप्टर्स आप एकदम से रगड़ चुके हैं, प्रैक्टिस कर चुके हो। तो इस तरीके से आपने जो पढ़ा है, जो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया है, आप उन क्वेश्चंस को पकड़िए और उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये आपको मॉक टेस्ट के दौरान करना है। और तीसरी बात है कि आपको अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, हिंदी, ये चारों पोर्शंस में मैं ये नहीं कहती हूँ आप सिर्फ मैथ और रीजनिंग में अपनी एक्यूरेसी मेंटेन कीजिए। एक्यूरेसी आपको सब जगह मेंटेन करनी है। क्योंकि अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। अगर नेगेटिव मार्किंग उसमें कर दी गई, चांसेस हैं कुछ भी हो सकता है, कुछ भी चेंजेस आ सकते हैं। तो अगर नेगेटिव मार्किंग आ जाती है या और भी अदर एग्जाम्स आप देते हैं जिनमें नेगेटिव मार्किंग होती है, आप मॉक टेस्ट लगाते में अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन करेंगे तो ये आपके लिए हर एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल रहेगी, आपके लिए हर तरीके से बेनिफिशियल रहेगी। और अगर इन केस यूपीएसआई में नेगेटिव मार्किंग हो जाती है तो आप बिल्कुल भी इस चीज़ से प्रेशर में नहीं आएंगे, टेंशन में नहीं आएंगे, क्योंकि आप अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन करके चल रहे हैं। अब इसके बाद में क्या करना है आपको, ये नहीं है कि मॉक लगा दिया और भाई सिस्टम बंद किया, चलो भाई आज का काम ख़त्म, मैंने एक मॉक निपटा दिया और उसको जो है लगा के छोड़ दिया। नहीं, आपको उसको एनालाइज करना है कि मैंने जो चैप्टर्स किए थे अगर उसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं नहीं सॉल्व कर पाया हूँ तो क्यों नहीं सॉल्व कर पाया हूँ। और जो क्वेश्चंस उसमें दिए जाते हैं वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं, हिंदी के या जीएस के, उनको आप नोट्स बनाते जाइए। उसमें आंसर भी आ जाता है, जब आप सबमिट कर देते हो तो बाद में वो उसका आंसर भी दिखाता है। तो जो भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं वो आप नोट कर लीजिए उनको, वो क्वेश्चंस आपके काम के ही होंगे सब। तो मैथ और रीजनिंग में जो आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का आप चैप्टर कर चुके हो लेकिन मॉक टेस्ट देते समय आपने प्रॉफिट एंड लॉस का कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया, तो आप उस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। आपके साथ के ग्रुप के जो भी हैं या फिर यूट्यूब पे आप उस चैप्टर को देखिए तो वहाँ से आपको उस तरीके के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, या बुक में उस तरीके का कोई इस टाइप का क्वेश्चन दिया होगा तो वहाँ से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो वहाँ से आप जो है उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए और उस टाइप के क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस कीजिए। जैसे कि इस तरह का क्वेश्चन फिर आपके सामने आता है तो आपसे वो क्वेश्चन किसी तरीके से छूटे ना। तो इस तरीके से आपको अपने मॉक टेस्ट को एनालाइज भी करना है। तो ये रही सारी मॉक टेस्ट से रिलेटेड बातें। तो आई होप मॉक टेस्ट से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स यहाँ पर मैं क्लियर कर पाई होंगी, और अगर नहीं कर पाई हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।